everyone, welcome back to AV Academy. My name is Avni Sehgal and today we are starting off with a very new chapter, that is chapter 4, Determinants. So I hope chapter matrices is clear to all of you. So without any delay, let's start with our today's class. So what is actually a determinant? Determinant is a number or a value that is associated only to a square matrix. What is a square matrix? I already told you in the previous chapter, a square matrix is those matrices in which the number of rows is equal to the number of columns. ठीक है, तो determinants chapter में हम सिर्फ स्क्वायर मैट्रिसेस पे अपना काम करेंगे. बाकी जो भी मैट्रिसेस हैं और भी टाइप के जिनके ऑर्डर सेम नहीं है तो उन पे हम वर्क नहीं करेंगे, वो सिर्फ मैट्रिसेस चैप्टर में हमने उन पे वर्क किया था. ठीक है, अब इसका सिंबल क्या होता है? ऐसे दो पैरेलल में डंडियां दिख जाए तो वो आपका हो जाएगा डिटर्मिनेंट. अब कई बच्चों को ये मॉड फंक्शन से बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगता है कि मॉड फंक्शन भी ऐसे ही यूज होता है और डिटर्मिनेंट भी ऐसे ही यूज होता है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है एक्चुअली. अब डिटर्मिनेंट में आपको पता है डिटर्मिनेंट में आपका ना प्लस माइनस आगे नहीं लगेगा, ये अपना ध्यान में रख लेना. मॉड में आपका प्लस माइनस आगे लगता है, डिटर्मिनेंट में प्लस माइनस कब आगे लगता है हम ये बाद में पढ़ेंगे. बट ये ध्यान रख लेना, अगर कहीं पे भी ए के आगे, मतलब जब हमने कुछ मैट्रिक्स जैसे हम डिनोट करते थे ए सिंबल से, वैसे ही कोई सिंबल से अगर कोई दो डंडी के आगे कुछ डिनोशन या सिंबल के लिए दे रखा है तो उसको हम एज ए डिटर्मिनेंट डिनोट करते हैं, नॉट एज अ मॉड. ठीक है, तो अब सबसे ज्यादा ये है कि इसको डिनोट कैसे करते हैं. डिनोट कोई भी अल्फाबेट से कर सकते हैं, बट कैपिटल अल्फाबेट, या फिर बाय डिफॉल्ट ऐसे दिखेगा एक ट्राइंगल आपको, ये आपका डिटर्मिनेंट ऐसे डिनोट हो गया. तो आगे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं. अब एग्जांपल 1 हमारा 2x2 मैट्रिक्स का है, हमें इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है. अब डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन माइनस ऑफ इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, मतलब 10 माइनस 12 इक्वल्स टू -2. ये आपका डिटर्मिनेंट आ गया. अब 3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं? ये काफी अलग है 2x2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालने से. इसमें क्या है, हम पहले इसको ले लेंगे, इसको एज इट इज रखेंगे. इस रो दो, ये वाले रो और ये वाले कॉलम को हम गायब कर देंगे और इस पे वर्क करेंगे और इसका मल्टीप्लिकेशन और इसका मल्टीप्लिकेशन को माइनस कर देंगे. तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू -1 -4 -4. आगे बढ़ते हैं. अब ऐसे ही हम सेकंड कॉलम में जाएंगे. -3 है हमारा. अब सेकंड कॉलम में हम ऑलरेडी -3 है, बट इसके आगे भी हम माइनस लगाएंगे. वो क्यों लगाएंगे आगे हम बताऊंगी मैं आगे. तो इसमें माइनस ऑफ -3 इंटू में 2 इंटू 1 2 माइनस ऑफ 12, 2 -12 और लास्टली -1 -1 इंटू 1 -1 माइनस ऑफ 3 इंटू 2 6. इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे. 2 8 प्लस 3 माइनस 10 -1 -7 16 -30 प्लस 7 23 -30 इक्वल्स टू -7. तो हमारा -7 आंसर आ गया है. अब हमने -3 के आगे माइनस क्यों लिया और 2 और -1 के आगे माइनस क्यों नहीं लिया? इसका रीजन है. इसका रीजन ये है कि हमारे जितने भी डिटर्मिनेंट्स में एलिमेंट्स होते हैं उनकी पोजीशन पे हम -1 रखते हैं. और जैसे मैंने आपको मैट्रिक्स में बनाया था कि हम उनकी पोजीशन को कैसे डिनोट करते हैं, A11 A12 A13, ऐसे ही उनकी पावर में वो वाली पोजीशन प्लस हो जाती है. जैसे A11 की 1 + 1 हो जाएगी, A12 की 1 + 2 हो जाएगी. ऐसे ही हम इनकी पावर करके इसको मल्टीप्लाई करेंगे. जैसे -1 की पावर 2 है तो उसका आंसर क्या आएगा 1, दैट इज अ पॉजिटिव, तो हमारे यहाँ पे प्लस आ जाएगा.
यहाँ पे हमारा नेगेटिव आएगा, यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ हमारा पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव आ जाएगा। ऐसे ऐसे करके हमारे पास ऐसा कुछ पैटर्न आ जाएगा। इस पैटर्न पे हम पूरा डिटर्मिनेंट चैप्टर पे वर्क करेंगे। अब जैसे जो मैंने अभी डिटर्मिनेंट 2 मैट्रिक्स का निकाला, 3x3 मैट्रिक्स। अब 3x3 मैट्रिक्स में देखो हमने इस वाले रो पे वर्क करके अपना मैट्रिक्स निकाला। हम और भी तरीके से भी निकाल सकते हैं। हम इस वाले कॉलम पे वर्क करके निकाल सकते हैं, इस वाले रो पे वर्क करके निकाल सकते हैं, बीच वाले रो पे वर्क करके निकाल सकते हैं, बीच वाले कॉलम पे वर्क करके निकाल सकते हैं, एंड लास्ट कॉलम पे वर्क करके निकाल सकते हैं। सबका आंसर -7 ही आएगा। ठीक है, तो आप कहीं से भी निकालो, आपका सेम ही आंसर आना है। आप एक बार खुद भी ट्राई कर सकते हो सेकंड या थर्ड कॉलम से या सेकंड या थर्ड रो से अपना आंसर निकालने का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। अब व्हाट इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स? अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ सिंगुलर मैट्रिक्स ओनली इफ इट्स डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, और अगर उसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा तो उसको कहलाएंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। बेसिकली कई बार क्वेश्चन सीधा डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि वेरीफाई द मैट्रिक्स इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉट अ सिंगुलर मैट्रिक्स, या फिर आपको बोल दिया जाएगा कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, हमें मैट्रिक्स के अंदर कोई अननोन वेरिएबल दिया जाएगा, उसकी हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब मैंने एक क्वेश्चन नीचे दे रखा है। क्वेश्चन में हमारा है कि ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब सिंगुलर मैट्रिक्स कब होता है? जब उसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है। तो हम ए का डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे पहले, 3। सब मेरे साथ डिटर्मिनेंट निकालेंगे। 4 into 3 12 प्लस 10। जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे आप फास्टली निकालते जाओगे। तो आप सबकी के की वैल्यू क्या आई? करेक्ट, -19/5। ये आप सबकी के की वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पे इक्वालिटी में दो डिटर्मिनेंट्स दे रखे हैं और हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसको मैट्रिक्स के इक्वालिटी से मत कंफ्यूज करना, क्योंकि यहाँ डिटर्मिनेंट है तो पहले हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, फिर इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, देन हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे। ऐसे नहीं है कि एक्स की वैल्यू हमारी 6 होगी, एक्स की वैल्यू 2 होगी, तो यहाँ पे तो मैच ही नहीं कर रहे हैं। तो इसका आंसर नो एक्स वेरिएबल प्रेजेंट करेंगे हम, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, पहले हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे इसके। समझ आ गई सबको? तो चलो डिटर्मिनेंट निकालते हैं। x² + 4 12 -2 x² + 4 = 10 x² = 6। x की वैल्यू क्या आएगी आपकी? ±√6। ठीक है, यही सबकी वैल्यू आनी चाहिए। अब होप कि सभी का ये वाले क्वेश्चंस और अभी तक जितना भी पढ़ा है वो सब क्लियर होगा। तो हम बढ़ते हैं अपनी एप्लीकेशंस पे। डिटर्मिनेंट्स की एप्लीकेशंस भी होती हैं। अब किस टाइप की एप्लीकेशन होती है? हम इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं, उसकी कंसिस्टेंसी फाइंड कर सकते हैं, कोलिनियरिटी फाइंड कर सकते हैं, उसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो ये सब कैसे फाइंड करते हैं, ये सब हम उसकी डिटर्मिनेंट्स की एप्लीकेशन से देखते हैं। तो सबसे पहले आते हैं कि एरिया ऑफ अ ट्राइंगल कैसे फाइंड करते हैं। अब इसका फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला है, बस आपको वैल्यूज पुट करनी है एंड आपका आंसर आ जाएगा। कोई डिफिकल्टी नहीं है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास वर्टिसेस गिवन होने चाहिए। सॉरी, आपके पास वर्टिसेस गिवन होने चाहिए और ये आपका एरिया का फॉर्मूला है। एरिया इक्वल्स टू हाफ, डिटर्मिनेंट में x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि यहाँ पे सारे x के वर्टिसेस, यहाँ पे सारे y के वर्टिसेस, यहाँ पे सारा 1। आगे बढ़ते हैं सेकंड एप्लीकेशन पे, कोलिनियरिटी। अब इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं? आपको 3 पॉइंट्स दे रखे होंगे, आपको बस क्या करना है, एरिया को 0 के इक्वेट करना है, बस और कुछ नहीं है। कोलिनियरिटी प्रूफ कैसे होएगी? 0 = 0 आ जाएगा।
कोलिनियरिटी में आपके पास फाइंडिंग कोई वेरिएबल की क्वेश्चन आ जाएंगे तो आपको इक्वल टू 0 पुट करके आपको आंसर निकाल देना। दैट्स थर्ड एप्लीकेशन, इक्वेशन फाइंड करनी है 2 पॉइंट से पास होते हुए, तो हम यहाँ पे अपना बाय डिफॉल्ट एक्स एंड वाई रखेंगे। यहाँ पे हमारी x1 y1 x2 y2 और यहाँ पे 1 1 1 और इसको इक्वल टू 0 प्रूव करेंगे, हमारी इक्वेशन आ जाएगी। बहुत सिंपल सा है। अब ऊपर जितने भी मैंने फॉर्मूलाज बताए हैं उसके बेसिस पे हम थोड़े क्वेश्चंस देख लेंगे। हमें यहाँ पे एरिया फाइंड करना है ट्राइंगल एबीसी का और वर्टिसेस हमें गिवन है और हमें एरिया भी गिवन है। हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है जो यहाँ पे ए वर्टिस में है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे एरिया इक्वल्स टू हाफ, सारे अपनी वैल्यूज डालेंगे 3k 4 1 -1 2 1 1 1। अब हमें यहाँ पे 15 गिवन है तो हाफ करेंगे, यहाँ पे हम मॉड के अंदर ही रखेंगे अभी। तो 3 1 -2 -k 4 + 1 + 1 8 + 1। यहाँ पे मैं 2 को इधर ले जाऊंगी तो ये 30 बन गया हमारा। मॉड में 3 - 1 -5k + 9, तो ये आपका बन गया 30 इक्वल्स टू मॉड में 6 - 5k। ठीक है, सभी का यही बना है। अब ये चीज मॉड में है, सिर्फ इस पॉइंट पे हम यहाँ पे मॉड फंक्शन का यूज करते हैं, बाकी कोई भी पॉइंट में हम यूज नहीं करते। अगर हमें एरिया फाइंड करना है तो हम मॉड का यूज नहीं करेंगे, बट हमें एरिया गिवन है, हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम मॉड यूज करेंगे। ठीक है, सबको समझ आई? तो यहाँ पे ±30 इक्वल्स टू 6 - 5k। इसका केस 1 और केस 2 बनाएंगे और केस 1 और केस 2 बनाने के बाद ना यहाँ पे माइनस है आगे, क्वेश्चन में थोड़ा अच्छे से दिख नहीं रहा था, तो यहाँ पे अगर माइनस आ जाएगा तो ये हमारा 5k बन जाएगा, 6 + 5k। और जो इसका आंसर आएगा केसेस बनाने के बाद वो आएगा k इक्वल्स टू 24/5 एंड k इक्वल्स टू -36/5। तो आई होप सभी का यही आंसर आया होगा। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि हमें इक्वेशन फाइंड करनी है पासिंग थ्रू द पॉइंट्स दिस एंड दिस। तो इक्वेशन का फॉर्मूला लगा देंगे। अब इक्वेशन का क्या फॉर्मूला था? एक्स वाई ऊपर बाय डिफॉल्ट -1 3 5 और यहाँ पे 1 1 1 और ये 0। इसको सॉल्व कर लेना और आपका आंसर क्या आएगा इसमें? x - 4y + 17 इक्वल्स टू 0। तो ये आपकी इक्वेशन बननी चाहिए आफ्टर सॉल्विंग दिस डिटर्मिनेंट। ठीक है, सबको अच्छे से समझ आया एप्लीकेशन डिटर्मिनेंट का? आगे बढ़ते हैं। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम कैसे देखते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक स्क्वायर ब्रैकेट के डिब्बे में आपको दिखेगा और उसकी हमेशा एक वैल्यू ही लेस देन इक्वल टू होगी और दूसरी वैल्यू हमेशा लेस देन होगी। तो जैसे हम 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 2 ऐसे लिखेंगे तो x की क्या वैल्यू होगी? 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में। ऐसे ही देख लो 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 3 तो उसकी x की वैल्यू आएगी 2। अब अगर मैंने दे दिया 3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 5 देन x की वैल्यू नहीं आ सकती है। क्यों नहीं आ सकती है? क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का एक रूल है कि जो गैप होना चाहिए, मतलब ये जो 1 और 2 का गैप है, 2 और 3 का गैप है, ये सिर्फ 1 के डिफरेंस पे होनी चाहिए और यहाँ पे 3 और 5 का गैप दे रखा है जो कि 2 के डिफरेंस पे है। तो इसमें हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नहीं फाइंड कर सकते। सबको समझ आया? आगे बढ़ते हैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स पे। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स डिनोट किया जाता है एडजॉइंट ए से। मतलब अगर हमारा ए मैट्रिक्स है तो एडजॉइंट ए ऐसे लिखेंगे। एडजॉइंट ए एक मैट्रिक्स ही होगा
डिटर्मिनेंट के फॉर्म में नहीं लिखेंगे उसको। अगर 2x2 का मैट्रिक्स है तो उसका एडजॉइंट निकालने के दो फॉर्मूले होते हैं। एक बहुत ही सिंपल मेथड है जो कि आपके एमसीक्यूज में यूज किया जा सकता है, जिसमें आप 2 सेकंड में एडजॉइंट निकाल सकते हो मैट्रिक्स का। और दूसरा जो मेथड है वो आपके 2 मार्कर, 3 मार्कर, 4 मार्कर, जितने भी मार्कर क्वेश्चन है उसमें आप वो वाला मेथड यूज करेंगे, क्योंकि सीबीएसई में हमारा स्टेप बाय स्टेप मार्किंग होती है, वहां पे आप कोई शॉर्टकट्स यूज नहीं कर सकते। तो एमसीक्यू में ये वाला शॉर्टकट आप यूज कर सकते हैं, सीबीएसई में आपको ये वाला मेथड यूज करना पड़ेगा फॉर द स्टेप बाय स्टेप मार्किंग। अब मैं पहले एमसीक्यू वाले क्वेश्चन से सॉल्व करती हूँ। अगर हमारा कोई ए मैट्रिक्स ऐसे गिवन है तो उसका सिंपलेस्ट वे है सॉल्व उसका एडजॉइंट निकालने का कि इन दोनों को एक्सचेंज कर दो इनकी पोजीशन, और इन दोनों के जो साइंस है वो एक्सचेंज कर दो। मतलब यहाँ पे 3 आ गए, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 1 की जगह +1 हो गया, यहाँ पे 2 की जगह -1 हो गया। ये आपका एडजॉइंट। अब इसको जो नॉर्मल तरीके से है उससे भी सॉल्व करके देखते हैं। नॉर्मल तरीका क्या है सॉल्व करने का? तो इसका नॉर्मल वे से हम एडजॉइंट निकालते हैं। नॉर्मल वे से हम एडजॉइंट कैसे निकालेंगे? हमें सपोज अगर C11 की पोजीशन पे एडजॉइंट निकालना है तो ये दोनों हम एज हाइड कर देंगे, ये वाली रो और ये वाली कॉलम हम हाइड कर देंगे। हमारे पास क्या बचा? 2। तो हम 2 एज इट इज इधर लिख देंगे। अब ऐसे ही हम सारा, सॉरी मैं जॉइंट का ही देख रही हूँ, यहाँ पर गलत देख लिया। ऊपर हमारा मैट्रिक्स ये है तो हमें C11 की पोजीशन पे निकालना है, तो हमारा यहाँ 3 बचा। तो ऐसे हाइड कर करके, जैसे C12 पे अगर हम हाइड करेंगे तो हमारा 2 बचेगा। तो ऐसे कर करके हमारा आंसर निकलेगा 1 2। ये हमारे कोफैक्टर्स निकल जाएंगे। अब कोफैक्टर्स को हमें पॉजिटिव नेगेटिव भी देखना है, उनकी पोजीशन को देखते हो। अब जैसे ये हमारी पोजीशन है, ये हमारी ऑड नंबर वाली पोजीशन है, तो यहाँ पे हमारा नेगेटिव हो जाएगा। ये हमारी ऑड नंबर है, ये हमारा नेगेटिव हो जाएगा। -1 था हमारे पास ऑलरेडी, यहाँ पे तो पॉजिटिव हो गया। और जब हम कोफैक्टर्स निकालते हैं तो हम उसको बाद में एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स में एज ए ट्रांसपोज लेके रखते हैं। तो ट्रांसपोज लेंगे तो ये 3 1 जो हमारा कॉलम है अभी वो हमारा रो बन जाएगा, और -2 2 ये हमारी सेकेंड रो बन जाएगी। सबको क्लियर है? आते हैं 3x3 मैट्रिक्स पे। 3x3 मैट्रिक्स पे वही वैसे ही निकालेंगे। यहाँ पे हमने C11 पे निकाला तो ये हाइड कर देंगे दोनों। 2 × 2 4 एंड 7 × 4 28 होता है। तो 4 - 28 -24। ऐसे ही -2 को हम हाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा? -2 को हाइड करके 2 × 1 2, 3 × 4 12। तो 2 - 12 क्या होता है हमारा? 10 -10। गलत पोजीशन पे लिख दिया, पोजीशंस का ध्यान रखना सब। और ऐसे करते करते हम सारे पहले एलिमेंट्स निकाल लेंगे अपने। आप वीडियो को पॉज करके अपने भी सारे कोफैक्टर्स निकालो। तो यहाँ पे मैंने सारे कोफैक्टर्स निकाल दिए। अब कोफैक्टर्स का हम वो साइन चेंज करेंगे, तो हमें वो पैटर्न याद है। तो ये पैटर्न में हमारा यहाँ फर्स्ट रो में ये वाला नेगेटिव होता है, तो ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि हमारा ऑलरेडी एलिमेंट नेगेटिव है। यहाँ पे हमारे नेगेटिव के साइन आएंगे और यहाँ पे हमारा नेगेटिव का साइन आएगा। अब हमें इस मैट्रिक्स के अंदर इसको ट्रांसपोज करके डालना है, तो डाल देंगे। -24 -3 -6 10 9 -13 1 -12 27 8। तो ये हमारा एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ 3x3 ऑर्डर का आंसर आ गया है। ऐसे ही आप सभी को निकालना है। आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज इनवर्स। अब इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स को कैसे डिनोट करते हैं? सपोज ए हमारा मैट्रिक्स है, उसका हमें इनवर्स निकालना है, तो ए की पावर -1 से हम उसको डिनोट करेंगे।
हम मैट्रिक्स के फॉर्म में ही लिखते हैं। अब इसमें आप ध्यान रखना कि ए इनवर्स जो है वो 1/a मैट्रिक्स या 1/a का डिटर्मिनेंट के इक्वल नहीं होता है। ए इनवर्स इक्वल होता है 1/a का डिटर्मिनेंट इंटू ऑफ एडजॉइंट ए, मतलब इसको निकालने का प्रोसेस और थोड़ा लेंदी होगा। तो अगर हम 2x2 मैट्रिक्स में देखें तो पहले हम इसका डिटर्मिनेंट निकाल देंगे जो कि हमारा 11 है, इसका एडजॉइंट निकालेंगे जो कि ये है, और ए इनवर्स में हम ऐसे तरीके से इसको लिख देंगे तो हमारा ए इनवर्स आ जाएगा। अब प्रॉपर्टीज देख लेते हैं थोड़ी इनवर्स की। इनवर्स की क्या प्रॉपर्टीज है? अगर ए मैट्रिक्स इंटू इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स करेंगे तो वो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आएगा। इसको हम चेक भी कर सकते हैं, चेक करेंगे। मैंने यहाँ पे ए इंटू ए इनवर्स किया तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आया। ए इनवर्स इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स ओनली। वैसे ही ए इनवर्स की पार मतलब ब्रैकेट के बाद फिर से उसका इनवर्स करेंगे तो वो ए मैट्रिक्स के इक्वल ही आएगा। इसको आप बेशक चेक भी कर सकते हैं खुद से। अब जैसे ए इंटू बी का इनवर्स है, तो जैसे मैंने मल्टीप्लिकेशन में बताया था जब हम ट्रांसपोज वाला टॉपिक कर रहे थे, तो ए इंटू बी का ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज निकला था, है ना। वैसे ही यहाँ पे ए इंटू बी का इनवर्स बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स निकलेगा। ये सभी याद रखना, थोड़ा इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। डिटर्मिनेंट्स में लीनियर इक्वेशंस आती है जिसको हम मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करते हैं। अब उसको कैसे सॉल्व करेंगे? हमें यहाँ पे मतलब मैक्सिमम हमें 3 ही देते हैं इक्वेशंस, बट 2 भी मिल सकती हैं, बट जनरली हमें 3 दिखती है, 3 इक्वेशंस दे रखी होंगी। अब उनके जैसे ए जो हमारी यहाँ पे एक्स वेरिएबल के सारे कोफिशिएंट्स हैं उनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देंगे। यहाँ पे सारे आ जाएंगे, यहाँ पे वाई के कोफिशिएंट, यहाँ पे जेड के कोफिशिएंट, और यहाँ पे हमारा एक्स वाई जेड, और यहाँ पे हमारे सारे कांस्टेंट। तो ये इसको हम ए एक्स और बी मैट्रिक्स के साथ डिनोट कर देंगे। अब हमें बेसिकली एक्स मैट्रिक्स फाइंड करना है, हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है ना। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम ए मैट्रिक्स का यहाँ पे अगर हम ए इनवर्स करेंगे तो यहाँ पे भी हमें ए इनवर्स करना पड़ेगा, दैट इज मल्टीप्लाइंग ए इनवर्स ऑन बोथ द साइड्स ना। तो ये ए इनवर्स इंटू ए हमारे यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी एक्स वाई जेड की वैल्यूज आ जाएंगी, और एक्स वाई जेड की वैल्यूज को चेक करने के लिए, क्लेरिफाई करने के लिए कि वो हमारी सही है कि नहीं, इनमें से कोई भी एक इक्वेशन में एक्स वाई जेड की वैल्यूज डाल दो। अगर वो D1 के इक्वल है मतलब आपने आंसर सही निकाला है, अगर नहीं इक्वल है तो आपकी थोड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक है, आप क्वेश्चन दोबारा करो वाला। ठीक है, तो यहाँ पे लीनियर इक्वेशंस की थोड़ी कंसिस्टेंसी की कंडीशंस आ जाती है, इसके ऊपर काफी क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब पहले कंसिस्टेंसी के कंडीशंस को देख लेते हैं, फिर क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। अब यहाँ पे हमारी पहली कंडीशन है कि अगर हमारा ए का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं है तो हमारा सिस्टम कंसिस्टेंट तो है, बट उसके पास जो सोल्यूशन है वो सिर्फ एक यूनिक सोल्यूशन है। अगर हमारा सेकंड कंडीशन है, अगर हमारी डिटर्मिनेंट 0 है और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी मैट्रिक्स हमारा 0 है तो वो हमें शो करता है इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। और थर्ड कंडीशन ये है कि अगर हमारा डिटर्मिनेंट 0 है लेकिन एडजॉइंट ए इंटू बी नॉट इक्वल टू 0 है तो हमारा वो कोई सोल्यूशन नहीं दिखाता, दैट इज जो सिस्टम है वो इनकंसिस्टेंट है। अब इस पे कैसे टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं? कंसिस्टेंसी पे क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि हमें पहले तो ये ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स दे देंगे, हमें ये बोलेंगे कि पता करो कि इसका कैसे टाइप का सोल्यूशन है। एक टाइप का ये आ गया क्वेश्चन। दूसरे टाइप का क्वेश्चन ये होगा कि हमें बता रखा होगा कि कैसा टाइप का सोल्यूशन है या कैसे टाइप का सिस्टम है, हमें अंदर का कोई वेरिएबल फाइंड करना पड़ेगा। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन हम आगे वर्कशीट्स में देखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्वेश्चन है कि हमारा मैट्रिक्स गिवन है, हमें फाइंड करना है ए इनवर्स की वैल्यू और उसके बाद हमें सॉल्व करनी है ये इक्वेशन। तो इसको कैसे करेंगे ये सभी आप खुद ही करना, मैं आपको हिंट बता देती हूँ। तो सबसे पहले तो हम ए इनवर्स निकाल लेंगे, और यहाँ पे सिंस हमें लिखा है हेंस तो हमें ए इनवर्स का यूज करना पड़ेगा आगे। अब यहाँ पे देखो कि अगर आप इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखोगे ना तो वो हमारे ए मैट्रिक्स के इक्वल आ जाएगी, और इसको सॉल्व करने के लिए हमें ए इनवर्स की तो नीड पड़ेगी।
तो उसमें आपको ए इनवर्स वहां यूज करना, वहां पे अलग से ए इनवर्स नहीं निकालोगे। मैं पहली बता रही हूँ, अगर वहां पे आपने अलग से ए इनवर्स निकाल लिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हेंस फाइंड बोला है, मतलब यूजिंग मैट्रिक्स ए का इनवर्स। ठीक है, तो ये सभी आप खुद करना क्वेश्चन सॉल्व, और कमेंट्स में मेरे को आप इसका आंसर देना। मैं आपको बताऊंगी कि आपका आंसर सही है कि नहीं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास सम इम्पॉर्टेंट कंडीशंस है। अब थोड़ी कंडीशंस आ जाती है डिटर्मिनेंट्स के अंदर, अगर हमारे पास लेस देन ग्रेटर देन के सिंबल्स यूज होते हैं। तो अगर हमें जैसे लेस देन ग्रेटर देन में ही हमें एक्स स्क्वायर फाइंड करना है, तो 2 से 5 में एक्स स्क्वायर होएगा तो 425 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा 2 की जगह -2 आ गया, तो हम इसको -4 तो कर नहीं सकते ना, क्योंकि -2 का स्क्वायर इज एक्चुअली 4। बट अगर हम इसको 4 से 25 करेंगे तो वो तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये हमारा -2 से 5 है, 4 से 5 नहीं है। अगर 4 से 5 होता तो 16 to 25 होता, बट यहाँ पे हमारा -2 लिखा है। तो बेसिकली हमारा 0 से लेके 25 तक जितने भी वैल्यूज है उसमें इंक्लूडेड रहेंगे अगर हम स्क्वायर कर देंगे। वैसे ही यहाँ पे अगर मैंने -5 से 1 लिया हुआ है, तो यहाँ पे हमारा ये चीज 0 होनी चाहिए और यहाँ पे 1 रहना चाहिए, बट यहाँ पे 1 चला गया और 25 का स्क्वायर आ गया। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे 5 एक बड़ा नंबर है 1 से, अगर हम साइन को छोड़ दें, इसलिए हमने यहाँ पे 5 रखा जिसका स्क्वायर 25 हुआ, मतलब 0 से 25, जिसमें हमारा 1 तो एक्चुअली इंक्लूड हो ही रहा है ना। तो आगे देखते हैं हमारी कंडीशन 4, जिसमें -5 से -2 है। अब यहाँ पे हमारे स्क्वायर करेंगे तो ये छोटा नंबर रह जाएगा, ये बड़ा नंबर रह जाएगा, तो उसको हम यहाँ पे 4 और यहाँ पे 25 तो ले नहीं सकते, वो तो लॉजिकली इनकरेक्ट है ना। तो हम इसको यहाँ पे एक्सचेंज कर देंगे नंबर्स को। समझ आ गया। वैसे ही सारी है मॉड की कंडीशंस है कि 2x5 का अगर हम मॉड कर दे तो वैसे ही सेम आएगा, अगर कोई नेगेटिव होएगा तो उसको 0 कर देंगे, अगर कोई दोनों नेगेटिव होंगे तो दोनों के रिवर्स कर देंगे पोजीशंस, और अगर कोई एक नेगेटिव होएगा और उसमें से वो बड़ा वाला नेगेटिव है तो छोटे वाले को हम 0 कर देंगे और बड़े वाले का हम उसको साइड चेंज करके रख लेंगे। समझ आ गया सबको। आते हैं हम अपनी स्पेशल प्रॉपर्टीज पे। अब डिटर्मिनेंट्स की कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज हैं, इसके छोटे छोटे एमसीक्यू क्वेश्चन आ जाते हैं या 1 मार्क का 2 मार्क का क्वेश्चन आ जाते हैं। मल्टीप्लीकेशन एरर के चांसेस बहुत है, तो इसमें आप ध्यान देंगे सभी। तो अगर हमें k इंटू ए का मॉड दे रखा है, अब यहाँ पे k क्या है, कोई भी कांस्टेंट, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, k की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। अब n क्या है इधर, जो मैट्रिक्स का हमारा ऑर्डर है, ये हमें गिवन होएगा। सेकेंड प्रॉपर्टी है, अगर हमें एडजॉइंट ऑफ ए का मॉड डिटर्मिनेंट निकालना है तो हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 कर देंगे, n हमारा ऑर्डर है। अगर हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी दे रखा है तो उसको हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी के इक्वल लिख सकते हैं। अगर हमें एडजॉइंट ऑफ ए बी गिवन है तो उसको हम एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए लिखेंगे। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, और क्वेश्चन आ जाए तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, वरना आपका आंसर गलत आएगा, क्योंकि एडजॉइंट ऑफ बी एक मैट्रिक्स है, एडजॉइंट ऑफ ए एक मैट्रिक्स है। और मैट्रिक्स के चैप्टर में मैंने बताया था कि ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू बी इंटू ए जनरली, अगर सबको याद हो तो। ठीक है, आपका फिफ्थ प्रॉपर्टी है कि ए का ट्रांसपोज का अगर हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो वो ए के डिटर्मिनेंट के ही इक्वल होएगा। सिक्स प्रॉपर्टी है, अगर हम एडजॉइंट ऑफ ए को मल्टीप्लाई कर देंगे ए मैट्रिक्स से तो हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। सेवेंथ प्रॉपर्टी है कि अगर हम ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो वो हमारा 1/a का डिटर्मिनेंट आएगा। अब इसका हमारे पास प्रूफ भी है, क्योंकि मैंने आपको इनवर्स में बताया था कि ए इनवर्स 1/a नहीं होता है, तो यहाँ पे हमने डिटर्मिनेंट का ऐसा क्यों कर दिया। अब इसका हमारे पास प्रूफ है, पहले प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ ये है कि हमारे पास ऑर्डर है n, हमें बोला है प्रूफ करने को ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट 1/a का डिटर्मिनेंट के इक्वल है। तो कैसे करेंगे, ए इनवर्स को ले लेंगे, ए इनवर्स हमारा 1/a एडजॉइंट ए के इक्वल होता है ना। अब इसको अगर हम डिटर्मिनेंट के बाहर से निकाले तो 1/a की पावर n आ गया हमारे पास बेसिक।
और ये हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ n-1 आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए, सेकेंड प्रॉपर्टी, करेक्ट। इसको अगर हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास n बचेगा सिर्फ, है ना। तो ये सॉरी, ये हमारे पास 1 बचेगा, तो ये हमारा आंसर आ गया, हेंस प्रूव। ठीक है, 2 क्वेश्चंस कर लेते हैं, ऊपर के हमारे रह गए थे। तो यहाँ पे हमें 2x2 मैट्रिक्स दे रखा है, मतलब n इक्वल्स टू 2, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए दे रखा है, हमें 3a का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो 3a इक्वल्स टू k इंटू एन इंटू ए का डिटर्मिनेंट, 3 इंटू 2 होएगा क्योंकि n2 दे रखा है, a का डिटर्मिनेंट इंटू 5, तो 9 इंटू 5 क्या होता है 45, तो इसका आंसर आएगा 45। क्लियर है सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमें 3x3 मैट्रिक्स गिवन है, मतलब n की वैल्यू हमारी 3 है। एडजॉइंट ऑफ ए हमें 81 गिवन है, हमें 3a फाइंड करना है। एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल्स टू a का डिटर्मिनेंट इंटू n-1, 81 इक्वल्स टू a का डिटर्मिनेंट 3-1, 81 इक्वल्स टू a का डिटर्मिनेंट, ये हमारा आ गया 2, a का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 9 प्लस माइनस 9। अब हमें फाइंड करना है 3a, तो 3a फाइंड करेंगे, kn, तो 3n, n की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3, और इंटू a करना है तो प्लस माइनस 9 कर देंगे, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी प्लस माइनस 72। क्लियर है सबको। आगे बढ़े हम। आगे हमारे पास एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि हमें ए मैट्रिक्स गिवन है और हमें एडजॉइंट ऑफ ए को फाइंड करे बिना हमें ए इंटू एडजॉइंट ए निकालना है। अब ए इंटू एडजॉइंट ए की एक प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी ये है कि ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सिंपली वही निकाल लेंगे, पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे और उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट 11 आएगा, 11 आए तो ये हमारा ए इंटू एडजॉइंट ए आ गया। आते हैं अपने लास्ट टॉपिक पे, जो कि है प्री एंड पोस्ट मल्टीप्लिकेशन, जिसमें बच्चे कई बार गलती कर देते हैं। अब ये वाला टॉपिक कहाँ यूज होता है, ये हमारा लीनियर इक्वेशंस में यूज होता है, जहाँ पे हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं यूजिंग मैट्रिक्स फॉर्म। तो इसको कैसे करेंगे, जैसे हमारा ए एक्स इक्वल्स टू बी है, तो हमें एक्स निकालना है, तो एक्स कैसे निकालेंगे। अब ये हमारे प्री मल्टीप्लीकेशन है, मतलब बी से पहले मल्टीप्लीकेशन। यहाँ पे हम अगर ए इनवर्स लेफ्ट साइड कर रहे हैं तो बी के साथ भी हम लेफ्ट साइड करेंगे, राइट साइड थोड़ी करेंगे। वैसे ही अगर ए राइट साइड है तो हम ए इनवर्स को राइट साइड मल्टीप्लाई करेंगे, तभी तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगी ना। अगर हम यहाँ पे लेफ्ट साइड ही कर देंगे तो ए इनवर्स एक्स हो जाएगा, हम उसको ए इनवर्स ए तो कर नहीं सकते हैं, क्योंकि हमने मैट्रिक्स के चैप्टर में पढ़ा था कि अगर हमारे पास ए बी सी मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में गिवन है तो या तो हम ए इंटू बी करेंगे या हम बी इंटू सी करेंगे, ए इंटू सी नहीं कर सकते, है ना। तो यहाँ पे अगर हमारे पास ए बाद में दिया है एक्स के, तो हम यहाँ पे ए इंटू ए इनवर्स बाद में करेंगे, तो वैसे ही बी के बाद में हम ए इनवर्स लिखेंगे। ये हमारी पोस्ट मल्टीप्लीकेशन हुई। अब यहाँ पे हमारी प्री पोस्ट मल्टीप्लीकेशन दोनों इंक्लूडेड है, ए हमारा प्री मल्टीप्लाइड है और एक्स हमारा पोस्ट मल्टीप्लाइड है। तो सी के साथ हमारा ए इनवर्स प्री मल्टीप्लाइड होएगा और बी पोस्ट मल्टीप्लाइड होएगा। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट्स चैप्टर हमारा यहीं तक था। तो आई होप सबको डिटर्मिनेंट्स चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्लासेस में हम इसकी वर्कशीट्स करेंगे, जस्ट लाइक हमने मैट्रिसेस की वर्कशीट्स की थी। तो आई होप आपकी मैट्रिसेस का कोई भी बैकलॉग नहीं बचा है, कोई भी बचा है तो आप उसको जल्दी पूरा कर लो, ताकि डिटर्मिनेंट्स आप साथ साथ कर सको। और नेक्स्ट क्लासेस से हम इसकी वर्कशीट स्टार्ट करेंगे। सो अगर आपको कोई भी डाउट हो अभी इस चैप्टर में जितना भी मैंने आपको पढ़ाया, प्लीज कमेंट एंड आई विल रिप्लाई टू दैट। Please like and share this video to your fellow mates and subscribe to my channel. See you in the next class. Until then, bye bye.